बेटा अब चलो देखो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, अब कैसे होता है कंफ्यूजन अभी समझाती हूँ, फिर कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे। तो देखो, आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी मतलब वो प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है तो आइसोट्रॉपी उसकी वो प्रॉपर्टी है कि अगर मैं कोई सब्सटेंस है मेरे पास, किसी का क्रिस्टल है, जैसे मैं फिर से ले लेती हूँ, चलो ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का, अब मैं एक ही लेयर बना रही हूँ। हाँ, इसके ग्रेफाइट की तुम्हें पता है ना, जैसे इसकी एक और लेयर होगी, चलो बना देते हैं। लेयर फॉर्म में होता है ना ग्रेफाइट, ठीक है, तभी तो सॉफ्ट होता है, वो लेयर फॉर्म में होता है इसलिए। तो ये इसकी एक और लेयर है ऐसे। तो जब हम ग्रेफाइट के क्रिस्टल की बात करें, मान लो मैं इसमें कोई कोई प्रॉपर्टी, जैसे मैं कह लेती हूँ कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसी एक प्रॉपर्टी को मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से मेजर किया, ठीक है, और उसके बाद तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आई। जैसे मैंने कहा कि मैं कंडक्टिविटी को मेजर करती हूँ किसी एक डायरेक्शन से, ठीक है, तो मुझे कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी कंडक्टिविटी की। और अगर मैं सेम प्रॉपर्टी को, मतलब कंडक्टिविटी को ही दूसरी डायरेक्शन से मेजर करती हूँ और मुझे सेम वैल्यू मिली दूसरी डायरेक्शन से भी, तो मैं कहूंगी कि ये प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपी है। तो सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी कि आप किसी भी एक प्रॉपर्टी को कितनी भी डायरेक्शन से मेजर करो, आपको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सब जगह से सेम मिल रही है, तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस कैसा है बेटा, आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक है, और वो प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपी है। क्या कहा मैंने कि अगर हम किसी क्रिस्टल में या किसी भी सब्सटेंस में कोई एक प्रॉपर्टी को हर डायरेक्शन से मेजर करें और हमें उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन से बिल्कुल सेम मिले, तो उसे हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस कैसा है, आइसोट्रॉपिक। आइसो मतलब होता है सेम, और वो प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, आइसोट्रॉपी। समझ में आ गया क्या कहा, कि अगर किसी सब्सटेंस में हम कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करते हैं, जैसे मैंने कंडक्टिविटी को डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर किया, अगर मुझे कंडक्टिविटी की वैल्यू हर डायरेक्शन से सेम मिलती है, तो मैं कहूंगी कि ये जो ग्रेफाइट है ये आइसोट्रॉपिक है। अगर मिलती है तो, हाँ अभी फिक्स नहीं है। और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपी, और हम कहेंगे ग्रेफाइट आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। समझ में आ गया। अब आते हैं एनिसोट्रॉपी की बात। एनिसोट्रॉपी की, अगर हम किसी सब्सटेंस में कोई एक प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करें और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन से हमको अलग मिले, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस एनिसोट्रॉपिक है, और वो प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एनिसोट्रॉपी। समझ में आया बच्चों क्या कहा मैंने कहा कि अगर कोई सब्सटेंस है बेटा आपके पास और आप उस सब्सटेंस में किसी प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करते हो, प्रॉपर्टी सेम है, कोई एक प्रॉपर्टी आप ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, कंडक्टिविटी ले लो, उसको आप अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करो, अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन से आपको सेम मिलती है, तो आप कहोगे वो सब्सटेंस आइसोट्रॉपिक है और वो प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपी है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको हर डायरेक्शन से अलग अलग मिलती है, प्रॉपर्टी सेम है, सब्सटेंस भी सेम है, आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन बदलने से आपको वैल्यू डिफरेंट मिलती है, तो आप कहोगे कि वो सब्सटेंस एनिसोट्रॉपिक है और वो प्रॉपर्टी एनिसोट्रॉपी है। ठीक है, अब अगर हम सोचें तो कौन एनिसोट्रॉपिक होना चाहिए और कौन आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में भी यही आ रहा होगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो उनमें वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की सारी जगह सारी डायरेक्शन से सेम आनी चाहिए, तो वो आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, और एमॉर्फस सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइन
सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं बेटा? एनिसोट्रॉपिक। वेयर एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको ध्यान रखना, एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब तुम्हें ये बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो कंफ्यूजन है। चलो क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल से क्लियर करूंगी, देन फिर हम अच्छे एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, केमिस्ट्री के एग्जाम्पल की तरफ। मैंने कहा मान लो मेरे पास 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं। अब 2 तरीके का अरेंजमेंट है। आर्मी लाइंस तो मतलब सॉरी, आर्मी की जब परेड वरेड होती है, आप लोगों ने देखा तो होगा ना, कैसा अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट, ऐसे लाइंस में लगे रहते हैं आर्मी पर्सन्स, उनके बीच में डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम होती है, कोई भी इधर का उधर नहीं। अब आर्मी ही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है वहां पे, ठीक है। तो ये 100 लोग अभी आर्मी परेड में है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो ये मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा कुछ है, मान लेते हैं अभी कि यहाँ बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है, एक सोल्जर इधर, एक सोल्जर इधर, ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होगा। अब अगर मैं इन 100 लोगों के बीच में चलना चाहती हूँ, मैं आंख बंद करके भी इस डायरेक्शन में चलती हूँ, तो मुझे कहीं से कोई धक्का वक्का लगने वाला है क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि उनका अरेंजमेंट इतना रेगुलर है कि ये जगह बिल्कुल खाली है, मुझे कोई रेजिस्टेंस फेस करना ही नहीं पड़ेगा, मैं अगर आंख बंद करके भी चलूं तो। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में चलती हूं तो मुझे हर कुछ टाइम के बाद एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, एक आदमी मुझे मिलेगा। तो देखो, अगर ये था तो रेगुलर अरेंजमेंट ना, मैंने इसमें एक डायरेक्शन में मूव किया तो मुझे जो रेजिस्टेंस था वो बिल्कुल फेस नहीं करना पड़ा, जबकि दूसरी डायरेक्शन में मुझे डेफिनेटली रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। तो जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी थी वो दोनों डायरेक्शन में क्या है, अलग आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एनिसोट्रॉपिक होते हैं। अब आते हैं, देखो कि 100 लोगों की भीड़ है। अब भीड़ तो आप समझते हो ना, इरेगुलर अरेंजमेंट, कोई कहीं भी घूम रहा है, चल रहा है ऐसे, और 100 लोग इकट्ठा हुए हैं भीड़ में, बिल्कुल भीड़ है। कोई जैसे कोई नेता वेता आया हुआ है, और क्या है, कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है, और वो पूरी 100 लोगों की भीड़ लगी हुई है। अब अगर आप इस भीड़ के बीच में हो, आप हो, चलो क्रॉस बना देते हैं। अब आप अगर 100 लोगों की भीड़ के बीच में हो तो आप किसी भी डायरेक्शन में मुड़ोगे, भले इधर 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 इधर, आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हर वक्त आपको कहीं ना कहीं से धक्का लगेगा ही लगेगा, आप किसी भी डायरेक्शन में मुड़ो। तो मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू हर डायरेक्शन में क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो ये कैसा, तो ये इरेगुलर अरेंजमेंट था ना, मतलब एमॉर्फस सॉलिड था, तो ये कैसा हो गया? आइसोट्रॉपिक। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मैं इसको केमिस्ट्री वाले एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलो आते हैं ग्रेफाइट की तरफ। अब देखो, ग्रेफाइट्स में मैंने तुम्हें बताया कि इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक लेयर ये, एक लेयर ये, ऐसे एक और लेयर होगी। तो और लेयर में, और हमें ये पता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये एक कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड बने रहते हैं बेटा? 3 बॉन्ड बने रहते हैं। हर कार्बन के सिर्फ कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है। ये तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो ऐसे होता है, देखो ये। अब इस कार्बन के ना 3 बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2 बताया हुआ है ना मैंने, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज। अब एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही यहाँ पे भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसमें ग्रेफाइट के क्रिस्टल में इस डायरेक्शन में जाती हूँ, पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन शीट में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती हूँ, तो इस शीट में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कंडक्टिविटी होगी, बट यहाँ पे तो स्पेस खाली है, यहाँ कंडक्टिविटी नहीं होगी, फिर यहाँ कंडक्टिविटी होगी। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू दोनों डायरेक्शन से क्या आई? डिफरेंट आई ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे हो गए? एनिसोट्रॉपिक। और एमॉर्फस सॉलिड कैसे हो गए? आइसोट्रॉपिक। अभी ये क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, अब तो कोई आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक जो क्यों होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं। समझ में आ गया? तो ये था एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डिफरेंस, ठीक है।
अब इससे आगे चैप्टर में हमें एमॉर्फस सॉलिड कहीं भी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही बात करनी है, ठीक है।